डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का ये हमारा 8वां लेक्चर है। तो चले शुरू करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यानी सेल के अंदर की कुछ बातें होगी। तो चलिए सेल से स्टार्ट करते हैं। एक सेल, ये सेल लिया और ये सेल ईएमएफ कितनी थी इसकी 12 वोल्ट, और इस सेल को मैंने एक की से जोड़ दिया और इसको जो है एक रेजिस्टेंस एक बल्ब से जोड़ दिया और इस बल्ब के एक क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि इसके एक क्रॉस विभवांतर को ज्ञात किया जा सके और यहाँ पर कितनी करंट पास हो रही है इसके लिए हमने एमीटर लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पर इस की को लगाया और इस की को लगाते हुए क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से एक धारा बहेगी, करंट फ्लो होगा और वो करंट जो है इस एमीटर और बल्ब से होते हुआ ये निगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा और फिर निगेटिव टर्मिनल से ये सेल के अंदर ही ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा और इस तरह से एक सर्किट कंप्लीट होगा और ये सर्किट लगातार चलता रहेगा और लगातार चलता रहेगा तो लगातार यहाँ बिजली देती रहेगी। यानी यहाँ पे अगर बल्ब लगा हो तो बल्ब जलेगा, फैन लगा हो तो फैन चलेगा। यानी जिस तरह से हम इसका उपयोग करना चाहें उस तरह से कर लेंगे। अब हम चलते हैं कि इसमें क्या मिल रहा होगा, कितना करंट होगा, इस चीज के बारे में हम चलना चाहते हैं। तो ओम्स लॉ से क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है हम ये देखना चाह रहे हैं। हमने अपने कैलकुलेशन किया, हमने यहाँ पर ये 4 ओम का जो है रेजिस्टेंस वाला बल्ब लगाया था। इसका मतलब ये 12 वोल्ट और बटा 4 ओम और ये हमारा 3 एम्पियर का करंट प्राप्त हो रहा होगा। ये हमने सोचा था कि ऐसा ही होगा, हमारा कैलकुलेशन तो यही कहता है। लेकिन जब हमने इसका ऑब्जर्वेशन किया, जब हमने इसका पठन पाठन किया तो मैं यहाँ पाता हूँ कि ए जो आ रहा है वो आ रहा है 2 एम्पियर और ये जो भी आ रहा है वो आ रहा है 8 एम्पियर, 8 वोल्ट। ये क्या हो गया कि यहाँ देना चाहिए था 3 ओम, लेकिन दे कितना रहा है, दे रहा है 2 एम्पियर और उसके बाद यहाँ पर जो देना चाहिए था 12, वो दे कितना रहा है 8। तो हुआ क्या, ये हुआ क्या, ये हुआ कैसे? तो यहाँ पर एक नई जो चीज़ इजाद हुई, एक नई चीज़ जो इजाद हुई कि यहाँ सेल के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं कि ये सेल कर क्या रहा होगा। अरे भाई, सेल में हम लोग पढ़े थे यही कि एक जो है कंटेनर होता है, उस कंटेनर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और 2 इलेक्ट्रोड के सहारे क्या किया जाता है, यही तो हमारे 2 इलेक्ट्रोड हैं और इसी से हम कनेक्शन करते हैं। यही हमारा कनेक्शन हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल थे, जो यहाँ पर एक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे, यही तो यहाँ से जो फ्लो हो रहा था करंट, इसी के विद्युत अपघटन की क्रिया में ये क्या किए हैं, रुकावट डाले हैं। इन्होंने ही रुकावट डाला है। इनके द्वारा जो यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न हो रहा था, सेल के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा था यहां से यहां तक जाने के लिए, इसमें क्या हो रहा था कि ये कुछ ऊर्जा सेल अपने लिए उपयोग कर रहा था। अपने लिए यानी सेल जो था उसमें जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, उस ऊर्जा का कुछ भाग जो है सेल के भीतर ऊष्मा के रूप में व्यय हो रहा था। और ऊष्मा के रूप में जब व्यय हो रहा था तो इसके इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। यानी कि यहां पर एक प्रकार से बाधा उत्पन्न किया है ये इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल ने, और इसी को कहते हैं हम लोग आंतरिक प्रतिरोध। यानी इस सेल के भीतर भी है जो अपने करंट को पी रहा है, यानी करंट का कंजम्पशन कर रहा है।
यानी कि करंट का कंजम्पशन इसके भीतर हो रहा है, और तो कहीं ऐसी कोई चीज ही नहीं दिख रही है जहां करंट का कंजम्पशन हो रहा। करंट का कंजम्पशन यहां हो रहा है तो यहां तो मैंने देख लिया, अगर यहां पर कंजम्पशन हो रहा है तो यहां तो बता रहा है कि ये 8 वोल्ट है, और यहां धारा बह रही है 3, और लेकिन बहना चाहिए था 2 और बहना चाहिए था उसे 3। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमने बनाया स्ट्रक्चर, ये इसमें कुछ कमी रह गई। यहां तो होगा ये सेल, और इस सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल जो प्रतिरोध है इसके भीतर में है, तो इसके भीतर इलेक्ट्रोड के बीच में, लेकिन इसको बनाते हैं बाहर में, और इस तरह से ये कुछ होगा। और यहां पे हमने बल का यूज किया है, यानी कि यहां से जो निकलने वाली धारा थी वो क्या हुआ होगा, यहां पर जब 2 एम्पियर का धारा बहा है तो इसके एक क्रॉस कितनी विभव होगी, विभवांतर V इज इक्वल टू आर आई, और यहां पे R कितना है 4 है, और धारा कितनी बही है, धारा तो बही है 2 यानी 2 यानी 8, तभी तो यहां पे 8 मिला है, 8 वोल्ट मिला है। तो वास्तव में इसके बगल में जो ये रेजिस्टेंस 4 ओम का हम सोच रहे हैं, ये 4 ओम तो यहां पे है, लेकिन 4 ओम के साथ साथ यहां पर भी कोई रेजिस्टेंस यानी इसके बगल में बैठा है, यानी वो सेल का रेजिस्टेंस है, सेल प्रोड्यूस कर रहा है उस रेजिस्टेंस को। और तब की स्थिति में देखा कि अगर यहां से 3 जा रहा है, यहां 3 गया होगा, तो इसका मतलब जब 3 जाता है यहां से, तो यहां पर कितना होता आपको, यहां पे 12 होता, और 12 होता तो यहां पे कितना होता, यहां पे 2 ओम होता। और तभी क्या होता, अपना कैलकुलेशन बहुत फिट बैठ जाता, क्योंकि ये 4 ओम तो बाहर था और इसके श्रेणी क्रम में 2 ओम है, यानी 6 ओम का इस सर्किट में प्रतिरोध काम कर रहा है। और ये प्रतिरोध 6 ओम कैसे हो गया, 4 ओम तो हमने लगाया था, और 2 ओम कहां से आया, ये 2 ओम जो है बैटरी के अंदर छिपा हुआ था, जो कि उसके करंट को क्या कर रहा था, खुद पी रहा था, तभी तो यहां पर 2 एम्पियर करंट बताया। अब यहां पे R इज इक्वल टू इतना, अब इसको बैलेंस करें तो आराम से मिल जाएगा। देखिए यहां I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, और V यानी 12 बटा कितना हो जाएगा, 12 बटा आपको ये कितना हो जाएगा 6 ओम, तो 6 ओम ये 12 वोल्ट और 6 ओम, तभी तो ये 2 वोल्ट दे रहा है, 2 एम्पियर दे रहा है धारा 2 एम्पियर देने का कारण यही समझ में आया कि यहां पर भी एक प्रकार का इंटरनल रेजिस्टेंस है। आगे बात समझिए, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये तो बात हो गई, लेकिन अब हम अपना एक्सप्रेशन तो निकालेंगे। ये तो एक बैटरी के केस में मैंने देख लिया, लेकिन अपना एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक बैटरी है, और इसके जो है ये आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि होना चाहिए बैटरी के अंदर में, लेकिन लिखा जाता है उसे बाहर में। और ये जो आपका पूरा वर्क जो कर रहा है, ये क्या है, ये पूरा वर्क एक बैटरी की तरह करेगा, ये पूरा बैटरी का है, यानी ये बैटरी है, और बैटरी का ही क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। और यहां पे मैंने एक बाहर प्रतिरोध यहां पे लगाया, वो कितना है, वो है R, ये स्मॉल r, और ये क्या है, पॉजिटिव, ये निगेटिव। ईएमएफ कितनी है, E है। अब यहां पे हम देखें तो यहां पे हमारा परिपथ में जो पूरा परिपथ है, उस परिपथ में कुल प्रतिरोध बराबर, ये तो R है और प्लस स्मॉल r है। ये R तो आपने लगाया इसलिए दिख रहा था, लेकिन ये R बैटरी के अंदर था जो आपको नहीं दिखता है। ये R जो बैटरी के अंदर है, और यहां पर जब हम ओम्स की लॉ लगाएंगे कि कुल धारा कितनी बह रही है, तो I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल, यानी कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, यानी टोटल रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और यहां पर जो हमने देखा I इज इक्वल टू, हमने क्या लगाया है, ये कुल प्रतिरोध ये लगाया है,
इसे ई की तरह नहीं लिखते हैं, ई की तरह लिखेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरह हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं, ई विद्युत भागबल और कुल प्रतिरोध R प्लस R, ये हो गया। ये बैटरी का काम कर रहा है। लेकिन अगर ओम का नियम बाहरी परिपथ से लगाए, यानी इसके टर्मिनल से बाहर, तो सिर्फ कितना प्रतिरोध होगा? तो सिर्फ R प्रतिरोध होगा। और उस समय हमारा क्या हो जाएगा, जब केवल इसके टर्मिनल से, यानी इसके पूरे परिपथ में नहीं बल्कि इसके बाहरी परिपथ में देखें, तो उस समय जो टर्मिनल वोल्टेज, यानी इस बैटरी के, इस सेल के इलेक्ट्रोड की वोल्टेज, यानी टर्मिनल विभवांतर, तब वहां पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये ओम्स लॉ से फिर हो गया। यानी यहां पर अब इसके बीच में जो विभवांतर दे रहा है वो कितना दे रहा है, V। यानी अब हम किसके क्रॉस लिए हैं, टर्मिनल के क्रॉस लिए हैं। अब बैटरी से हमें मतलब नहीं है अभी, तो ये हो गया I। अब इन दोनों को जब हम इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, यानी E R अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R। और यहां पर हम देखें, क्या देख पा रहे हैं, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि यहां पर ये देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, E R इज इक्वल टू V R प्लस R। और तब हम E R अपॉन V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R प्लस R। और तब हम देखें ये R बराबर क्या लिख सकते हैं, ये R बराबर लिख सकते हैं E R अपॉन V माइनस R। और तब हम इस R को क्या लिख सकते हैं, R कॉमन ले ले तो क्या लिख सकते हैं, E अपॉन V माइनस 1। ये हमारा क्या निकल गया, आंतरिक प्रतिरोध। क्या निकल गया, आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R निकल गया। तो यही जो है सेल का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, अब जो है हम देखें इस इक्वेशन को, थोड़ा देखें इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, इस इक्वेशन से मिल क्या रहा है और इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, थोड़ा देख लें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपको कि ये जो है, अगर इसको कहें इक्वेशन 1 या इसको कह दे इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है, बाय इक्वेशन 1 क्या मिल रहा है, ये E इज इक्वल टू I R प्लस R। और यहाँ पे आई आर बराबर क्या हो रहा है, प्लस आई आर ब्रैकेट खोल दिया मैंने। अब ये आई आर कितने के बराबर है, तो यहां इक्वेशन सेकंड से देखें तो आई आर बराबर क्या है, भी। आई आर बराबर क्या है, भी, यानी भी प्लस आई आर, भी बराबर आई आर। यानी आई आर क्या है, यानी आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, यार क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, और प्लस आर यानी प्रतिरोध आई आर, यानी इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल में गिरावट। तो ये देखें E इज इक्वल टू इतना आ गया। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो E होता है वो V से बड़ा होता है। यानी क्या हो गया, निकल के निष्कर्ष क्या आया, ये E जो है वो बड़ा होगा V से, E जो होगा वो बड़ा होगा V से। इसका मतलब क्या है, जब सेल से धारा ली जाती है, सेल से जब धारा ली जाती है, आगे बात सुनिए। अब जो है सेल से धारा ली जाती है, अब जो है आपको उसके बाद जो दूसरा है इसका, अगर यहां क्या हो कि इसका I 0 हो, क्या हो, I जब 0 हो, क्या है दूसरा केस, I इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0 है, तब क्या होता है कि E इज इक्वल टू V, E इज इक्वल टू V। E इज इक्वल टू V का मतलब क्या हुआ, E इज इक्वल टू V का मतलब ये हो गया कि आपने 12 वोल्ट का खरीदा था, 12 वोल्ट मिलेगा, और कब मिलेगा, जब उससे किसी भी प्रकार की धारा नहीं लेंगे, और जब धारा लेंगे तो ये E जो है वो V से बड़ा होगा। और यही कारण था यहां 8 वोल्ट बताया, जबकि हमने लाया था 12 वोल्ट का।
तो यानी उपयोग करते हैं तो उपयोग करते हैं, हम तो सोचते हैं कि हम बल्ब के लिए लाए हैं और बल्ब इसका उपयोग करेगा, लेकिन नहीं, हमारी सोच गलत थी। इस बल्ब का तो उपयोग होगा ही, ये खुद अपना भी भोजन बनाकर खाने लगता है, ये स्वयं भी पीने लगता है, ये स्वयं भी अपने आप पे खर्च करने लगता है। और ये जब सेल खर्च करता है ना, तो यही तो सेल को क्या कर देता है, ऊष्मा उत्पन्न कर देता है और गर्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये देखा कि जब सेल से हम धारा लेते हैं तो क्या होता है, उसके बाहरी परिपथ में जो है, जो आपका विभवांतर है वो घट जाता है। और मैंने ये देखा कि जब सेल से हम कोई धारा ही नहीं ले रहे हैं तो सेल का ईएमएफ उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये तो हम सेल का क्या किया है, हमने लिया है। अब यदि आपको क्या करना है, यहां तो हम सेल से धारा ले रहे हैं, लेकिन सेल, अगर हम सेल की बात करें और सेल डिस्चार्ज हो गया और डिस्चार्ज होने के बाद तब हम इसको सेल में दे रहे हैं, यानी सेल को धारा दे रहे हैं, किस लिए, चार्जिंग करने के लिए। और सेल को जब धारा देते हैं चार्जिंग करने के लिए, तब क्या हो जाता है, तब की स्थिति ये बदल जाती है। यानी जब सेल में धारा दी जाती है सेल को चार्ज करने के लिए, यानी आवेशित करने के लिए, और तब की स्थिति में ये जो चीज होती है, ये होती है आपकी V माइनस आई आर। और इस स्थिति में ये जो V होता है, टर्मिनल वोल्टा, ये बड़ा हो जाता है किससे, E से। क्यों बड़ा हो जाता है, देखिए इसको हम यहां पे हमने क्या किया, इसको ऐसा कर सकते हैं, E प्लस आई आर और बराबर V, यानी V जो है E से बड़ा हो जाता है। कब की स्थिति में, जब इसको हम चार्जिंग करते हैं, यानी उस सेल जिसको आप चार्जिंग करते हैं, तब टर्मिनल वोल्टेज जो है इसके ईएमएफ से बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने ये चीज आपको क्लियर कर चुका हूं। 12 वोल्ट तो लाएंगे, लेकिन 12 वोल्ट कभी पाएंगे नहीं, क्योंकि उस सेल जो है वो खुद अपने लिए भी कुछ उपयोग कर लेता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल के अंदर में भी कुछ है इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल जो कि विद्युत धारा के प्रवाह को और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लोड करूं वीडियो और उसकी मैसेज आप तक पहुंच पाए। और सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए आप हमसे बेल आइकन से लिंक हो जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स वंस अगेन।